नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये वीडियो मैं कुछ ख़ास वजह पर लेकर के आई हूँ और कुछ दुख भरी वीडियो है। ये समझ ही नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, पता नहीं। वैसे तो अगर आपने मेरे यूके में जब गई थी उसके ब्लॉग देखे होंगे तो शायद आपको आभास हो जाए या अंदाज़ा लग जाए। अगर देखे होंगे तो हम उत्तराखंड गए थे 29 जनवरी को। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे चाचा, मेरे जो प्यारे चाचा थे वो हॉस्पिटल में हैं। मुझे पता नहीं था। जब हम जाने को हुए, हम निकल चुके थे तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरे चाचा हॉस्पिटल में हैं, बिकॉज़ उन्होंने पॉइज़न खा लिया था, उन्होंने जहर खा लिया था। तो वो भर्ती भी रहे तो कह रहे थे, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कहते हैं कि नहीं अब तो ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। तो वो छुट्टी करा करके घर भी ले गए। तो मुझे फिर इतनी चिंता नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, हाँ चाचा भर्ती हो गए। उसी के बाद में 29 जनवरी की रात को कुछ ऐसा कमाल हुआ जिसकी सपने में भी नहीं सोची थी या मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो वो छुट्टी करा करके ले गए और पता नहीं जहर उन्होंने कब खाया, बट जो खेतों में जो दवाई डाली जाती है सब्ज़ी की वो खाई थी उन्होंने। वो भी पूरी 2 बोतल खाई थी, पर उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैंने 2 बूंद ही खाई हैं, उसके बाद में उल्टियाँ भी करती हैं। तो ठीक है, अब वो नहीं बता रहे थे तो क्या करें। फिर उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी और पापा जी भी यहाँ यूके में थे और छोटे चाचा थे वो मेरे। बड़े चाचा अकेले थे, कोई था नहीं उनके पास, मजबूरी कुछ ऐसी फंस गई। तो उनके बार बार फ़ोन आते हैं कि ऐसे, और मतलब पल पल पे वो खबर देते हैं कि अब मेरे चाचा की हालत क्या है। उनका नाम राहुल है, प्यार से सब लोग उन्हें टुंडा कह के बुलाते थे। कुछ इसके पीछे भी कुछ रीज़न था, कुछ था। जब वो पैदा हुए थे ना तो उनकी जो नाभि थी उस पर कुछ था, तो तभी से उनका नाम ये पड़ गया। तो वो बार बार खबर देने लगे। तो पापा जी ने पैसे भी ट्रांसफ़र किए और बोला कि यहाँ से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। ठीक है, उससे 1 महीने पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो उसमें उनका आधा लंग, आधा जो फेफड़ा था वो चला गया था। मेरे चाचा बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे और तगड़े जवान थे एकदम। तो उन्होंने कमी महसूस ही नहीं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हुई, उन्हें दर्द ही नहीं हुआ। तो पता भी नहीं चला कि उनका फेफड़ा टूट गया है। उसके बाद में वो हॉस्पिटल में चलते रहे। उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा एंड उन्हें परेशानी होने लगी। तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो था वो धीमे कर करके 60% पे आ गया। चाचा के फ़ोन आते हैं कि भैया मेरे पास अब पैसे नहीं है, कैसे व्यवस्था करूं। पापा कहते हैं जितने मेरे अकाउंट में हैं उतने मैं तुझे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मैं व्यवस्था करता हूँ, अभी तक का काम हो जाएगा, सुबह मैं देख लूँगा। अभी जितने पैसे मैं भेज रहा हूँ उतने तो जो है दवाई ववाई में खर्चा कर। पूरी रात बात चलती रही, मैं रोती रही। मैंने कहा, मैं प्रार्थना करी, मैंने कहा भगवान मेरे चाचा को बचा लेना, बिकॉज जितना प्यार वो मुझसे करते थे उतना प्यार किसी ने कोई, मैं बोलती हूँ मेरे किसी चाचा ने मुझ पर किया ही नहीं है जितना प्यार वो करते थे। तो डाउन होने लगा। वो बोलते हैं कि भैया अब वो वेंटिलेटर पर रखने की कह रहे हैं। डॉक्टर जो थे वो वेंटिलेटर पर रखने की पापा कह रहे, बेटा रख दे, अब कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्योंकि अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल 90% भी होती तो भी वो बच सकते थे, बट 60% आ गई। तो पापा कहते हैं बेटा रख या मत रख, बात बराबर है, अब तो जान है। तो उसके बाद में मैं बहुत ही थक गई थी, शायद मैं सो गई बीच में। उसके बाद में मैं जगी, मुश्किल से 15-20 मिनट में सोई थी। मैं जगी, कार में सब लोग जग रहे थे।
इतना कोहरा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ से लौट आऊँ, बट कुछ ज़्यादा ही ठंड थी उस दिन तो, और रात में बहुत भयंकर कोहरा भी था। तो उस दिन मैंने कहा मुझे वापस ले चलो, बट नहीं आ पाए हम लोग। रास्ते में ही रुके हुए थे, फंसे थे। चाचा से बात चलती रही, हम लोग भूल गए रास्ता कहाँ है, कैसे है, रास्ता ही भूल गए। तो जब फ़ोन काटा तब याद आई कि हमें जाना कहीं और था, हम पहुँच कहीं और गए। मैं जगी तो उसके बाद में तब भी फ़ोन चल ही रहे थे, पापा जी के फ़ोन आते रहे। वो कहते हैं, चाचा का फ़ोन आता है, कहते हैं भैया पोस्टमार्टम की कह रहे हैं। मैं सुनती हूँ पोस्टमार्टम, ये किसका हो रहा है, क्यों? तो मैंने दीदी से पूछा तो वो भी कुछ नहीं बोल रही। फिर मैंने दीदी से कहती है कि मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ ले। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी पोस्टमार्टम किसका हो रहा है? मुझे डर लग गया था तो मैं बहुत तेज़ चिल्लाई कार। मैंने कहा किसका पोस्टमार्टम हो रहा है? तो मम्मी कुछ बोली नहीं, पापा भी कुछ भी नहीं बोले, दोनों रोने लग गए। मैं समझ गई कि मेरे प्यारे, जो मेरे लवली, मेरे प्यारे, मेरे बहुत करीबी जो मेरे चाचू थे, वो हमें छोड़ के चले गए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह फंस जाऊंगी, मैं उनके पास जा नहीं पाऊंगी, सोचा ही नहीं था मैंने। कार में लगभग 2-3 घंटे तक मैं रोई। मुझे मम्मी ने शांत किया, दीदी ने शांत किया कि अब चुप हो जा, बट मैं रोती रही। मैंने कहा मुझे मेरे चाचा के पास जाना है, तुम कुछ भी करो, मुझे वहाँ ले चलो। तो अब कैसे भी आ तो नहीं सकते थे हम। मेरे जो प्यारे जो चाचू थे उनकी डेथ हो गई है और हम लोग यहाँ सब कह रहे तू शांत हो जा, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मन ही नहीं मान रहा था, मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि मेरे चाचू चले गए। चले तो गए। हम गए थे टनकपुर। एक्चुअली मेरे नानू का रिटायरमेंट था तो वो लेके गए वहाँ पे दर्शन वर्शन कराने के लिए। दर्शन किए, हम लौट रहे। लौटने में भी हमें 1 दिन लग गया। अब क्या ही कहूँ, कैसे, मतलब रात ही रात में खेल हो गया। पूरी दुनिया पलट गई इधर से उधर। ठीक है, 30 तारीख की सुबह 3 बजे मेरे चाचू एक्सपायर हो गए। मेरे चाचू इतने अच्छे थे ना, अब तो उनकी हर बात के पीछे था ये तो लगना ही है। मेरे चाचू इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उससे पहले हम लोग मई जून में मेरे चाचा के साथ में हम ट्रिप पे भी गए थे। वो भी यूके की ही ट्रिप थी। हम गए थे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और एक और जगह गए थे, मसूरी। तो वहाँ पर भी मैंने चाचा के साथ बहुत मस्ती करी, बहुत ही ज़्यादा। एंड चाचा मुझे जो है अपनी पीठ पर ले जा कर के, मैं खुद इतनी बड़ी थी, इतना वज़न, ऊपर से उनके पास बैग भी, और मुझे ले जा कर के वो ले जाते थे। मम्मी कहती उतार दो इसे, क्या परेशान हो जाओगे? कहते नहीं भाभी, बच्चा है, उसे पैरों में दर्द हो रहा है। इतनी केयर करी उन्होंने। मेरे सर में दर्द हो रहा था वहाँ पे, तो मेरे चाचा ने मेरा सर दबाया। मैं उनसे इतना मजाक करती थी, इतना लड़ती थी, उनके बाल खींचती थी मैं। और वो जब भी आते तो मैं उनके ऊपर एक तरह से, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता वो चढ़ जाता है, ऐसे मैं अपने चाचा के ऊपर चढ़ जाती थी। वो जब भी यहाँ पे आते थे तो ज़रूर मिलते, और मतलब खुद भी हंसी मजाक के मूड में रहते थे। इस बुआ चल दी, अब विदा हो रहे हैं। ये देखो ये मक्कार कैसे करते हुए जा रहे हैं सबके ऊपर। दीदी हेलो। तो कूदते आते थे हमेशा,
और कभी उनके चेहरे पर उदासी तो देखी ही नहीं थी। मैंने तो कभी नहीं देखी, फिर किसी ने देखी हो या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैंने उनके चेहरे पे कभी भी उदासी नहीं देखी। हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा। मेरी मम्मी उनके रिश्ते में भाभी लगती थी, उनसे भी बहुत मजाक करते थे। और उनके भाई ये दीदी यार तू मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हारे ब्लॉग बनाऊंगा। चाचा वो नहीं आए। अब मम्मी मैं क्या करूँ, वो जबरदस्ती आ रहे हैं। बात तक तो ना कहता आप भैया तो नहीं हो तेरा मोह नहीं आया। ये बनानो का है कालू तुम्हारे के वजह से साड़ी में तुम होने का और हाँ, हरिद्वार में मेरा कुछ खाने का मन करता, मम्मी कहती अब तो चल के खाना खा लेना, क्या करेगी खा के। तो चाचा कहते भाभी खा लेने दो, बच्चा है वो, बच्चा है, मन करता है बच्चों का। मेरे चाचा ने मुझ पे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, किसी ने किया भी नहीं होगा। अब मैं सोचती हूँ मुझ पे इतना प्यार कौन करेगा, वो मेरे चाचा करते थे। मैं मतलब अभी भी हमारी रिश्तेदारी में जो भी रिलेटिव्स हैं उनमें अभी मेरे फूफा जी भी चले गए हैं, 2 फूफा जी भी चले गए, और भी मैं किसी के लिए इतना नहीं रोई, सीरियसली। हाँ, मुझे वो भी प्यार करते थे, उनके लिए भी रोई मैं, पर मैं इतना नहीं रोई जितना मैं अपने चाचू के लिए रो रही हूँ। एंड लगातार 30 तारीख को ख़त्म हुए थे, 4 दिन हो गए मुझे, मैं उन्हें भूल ही नहीं पा रही हूँ, मैं उनकी आदत नहीं भूल पा रही। बड़े चाचू से ज़्यादा मुझसे वो प्यार करते थे, लड़ते भी थे बहुत ज़्यादा। एंड वहाँ पर उन्होंने मेरे इतने फ़ोटोज़ खींचे थे अपने फ़ोन में, इतने फ़ोटोज़ खींचे थे क्या ही कहूँ। मैं कहती मेरे तो कोई फ़ोटोज़ ही नहीं खींचता था, कहते तेरा चाचा जिंदाबाद, मैं हूँ ना, मैं खींचूँगा। मैंने उन्हें इतना मिस किया, इतना मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अगर मेरे बस में हो ना तो मैं उन्हें कहीं ढूंढ के ले आऊँ। अभी भी मैं इतना रो रही हूँ, और भी मैं वहाँ पर भी रोई, और दीदी ने भी वीडियो बनाई मेरी, मैं रोई भी। मैं इतना रोती ना। क्यों रो रही है गरिमा? मुझे वो रोने नहीं देते, मेरे चाचा होते तो वो मुझे इतना रोने नहीं देते, इतना मैं रोई। मैं कहती चाचा मैं इतना रो रही हूँ, अब तो तुम आ जाओ। मैं सच में अपने आप को इतना कोस रही हूँ ना, मैं इतनी बुरी हूँ भाई, इतनी बुरी हूँ कि मेरे चाचा हॉस्पिटल में थे, वो भर्ती थे, वो दुनिया को छोड़कर भी चले गए, तब भी मैं उनके पास नहीं रह सकी। मेरे चुप है जा। ये के जो ठाड़े के कहते हैं माई बनिए। हाँ, फ्रिज के पास ही करो वैसे जो जा चुके थे, तो वो गांव में भी आई, और मेरा मन कर रहा था मैं उनके पास चली जाऊं, मैं उनके पास भी नहीं जा सकी। गांव में आ गई, चले गए, दाग भी लग गया, मैं नहीं जा सकी उनके पास। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मैं मतलब मैं आ गई थी, हाँ मैं कल आ गई थी, कल 1 तारीख को सुबह 3 बजे मैं आ गई, और मेरे 9 बजे के स्कूल थे। एंड मैं चाहती तो मैं स्कूल जा सकती थी, बट 2 दिन हो गए मैं स्कूल नहीं गई। घर पे भी मेरा जो पेंडिंग जो वर्क था स्कूल मैंने वो भी नहीं किया, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। चाचा चले गए, ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी जो लाइफ होती है ना वो किसी प्रीशियस थिंग से चली होती है, तो बस वो चीज़ चली गई है। मैं चाचा के बारे में क्या कहूँ यार, कितना कहूँ, सबके लिए इतना काम करते थे वो, इतना काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा। पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर ही रहती थी। बड़े चाचा तो ड्यूटी करते थे, शायद नोएडा कहीं ऐसे ही ड्यूटी करते थे वो,
वो तो रहते नहीं थे, मेरे छोटे चाचा घर पे रहते थे, वो सबका काम करते थे। मेरी बुआ जी, मेरी जो फूफा जी हैं, बड़ बुआ और फूफा जी बहुत प्यार करते थे उन पे। अगर जहाँ बुआ कहती वहाँ उन्हें लेके जाते थे वो, कभी किसी से उल्टा सीधा नहीं कहते थे। मेरी जो बुआ है कृष्णा बुआ कालू, उनके साथ भी वो बहुत रहे, उन्हें भी बहुत सहारा दिया। जब फूफा जी चले गए चाचू ने उनको भी बहुत सहारा दिया मेरी बुआ को। और मेरी बुआ अभी भी अकेली रो रही है। मतलब चले गए वो, ठीक है चले गए ना, पर आदमी की खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में रहती हैं, वो सबकी खुशियों को लेके गए हैं। मैं चाचा के बारे में यार जितना कहूँ ना उतना कम है। मेरे चाचा जैसे थे ना, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता, ना ही बना है और ना ही बनेगा, कोई भी नहीं। ये शादियों की बात भी चल रही थी, लोग भी आते थे घर पे, बट कहते थे कि नहीं पहले बड़े चाचू की शादी होने दो। यार मेरे चाचा का चाचा ही थे। मैं चाचा से कुछ भी कह देती थी ना, कुछ भी, मतलब कि तुम ऐसे हो, तुम मेरे पास आए क्यों, तुम चले जाओ, बुरा नहीं मानते थे भाई। किसी भी बात को उन्होंने आज तक बुरा माना ही नहीं, किसी ने भी कहता हो, कोई भी कहता हो। बट न जाने किस बात को लेके कोई रीज़न था जिस वजह से उन्होंने पॉइजन खा लिया। एंड किसी को बताया भी नहीं, 7-8 घंटे तक तो बताया ही नहीं कि मैंने पॉइजन खा लिया है, तो पता भी नहीं चली। फिर खेत में उन्होंने पॉइजन खाया था, तो वहाँ जब फूफा जी गए तो उन लोगों को कहते हैं तू शराब वराब पिया है क्या, मतलब ऐसे लेटा है, तो वो कहते हैं नहीं, और ऐसे बस ऐसे कह रहे थे कि मेरे पैरों में से जान निकली जा रही है। लगभग उन्हें 7-8 घंटे हो गए थे पॉइजन खाए हुए। और फिर वो भाई कहते हैं रुक जा, तेरी मम्मी को तो ले आऊँ। तो गए, तो उसके बाद में बड़ी देर बाद पता नहीं कुछ छानबीन करी तो पता चला कि पॉइजन खाए। फिर वो हॉस्पिटल भी लेके गए। तो अब वो रात ऐसी थी ना, बहुत बुरी रात थी वो। ऐसा कमाल हो गया ना उस दिन, जिसकी सोची ही नहीं थी। मेरी मम्मी पापा, हाँ बहुत लोग गए हैं रिश्तेदारियों में, मैं जन्मी थी उससे पहले भी गए होंगे, बट मेरे पापा आज तक नहीं गए। मेरे पापा के दादू भी गए, उनके लिए भी वो रोती हैं। मेरे चाचू के लिए इतना रोए हैं, मम्मी पापा सब लोग, मतलब इतना रोए हैं। बस यार और क्या ही कहूँ, मुझे खुद ही बंद करना पड़ेगा, वरना उनकी बातें तो इतनी हैं जो कभी बंद ही नहीं हो सकती। उनकी बातें करते रहो। अगर मेरे चाचू भगवान से मतलब देख रहे होंगे ना ऊपर से, मैं यही कहना चाहूँगी, आप बस खुश रहना। आई लव यू, मिस यू सो मच। चाचू आपके बिना जिंदगी अधूरी है।